हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसा कि मैंने आपको 8 नंबर के लेक्चर बताया था कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो वही बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आपके सामने बनी हुई है। तो देख लें कि बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मैंने बनाई है। इसमें जो भाग होते हैं वो एक बार मैं बोले देता हूँ कौन कौन से भाग होते हैं। तो फर्स्ट जो आउटर लेयर होती है, जो कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है, जैसे कैप्सूल कहा जाता है, उसके नीचे सेल वॉल पाई जाती है, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म होता है। फिर उसका डीएनए यानी न्यूक्लियर मटेरियल होता है। फिर उसके बाद प्लाज्मिड आता है। फिर फ्लैजिला और देन पिली और फिम्ब्री आते हैं। तो इस प्रकार से 8 पार्ट होते हैं इसमें, और यही 8 पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, ये कहाँ पाए जाते हैं और किस चीज़ के बने होते हैं, वैसे इसकी संरचना, इसका क्या कार्य होता है, बस ये 3 चीज़ें पढ़ना है, वैसी बैक्टीरिया की संरचना हो जाएगी। तो सबसे पहला जो भाग आप देख रहे हैं जिसे कैप्सूल कहा जाता है, देखिए ब्लैक कलर का एक भाग बनाया हुआ है चारों ओर। ब्लैक कलर का जो भाग बनाया है यह कैप्सूल कहा जाता है, जो म्यूकस या श्लेष्मा का बना हुआ सुरक्षात्मक आवरण होता है। जो म्यूकस या श्लेष्मा का बना हुआ सुरक्षात्मक आवरण होता है, ये जो सुरक्षात्मक आवरण है म्यूकस का बना हुआ रहता है। पॉलीसैकेराइड भी पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड में विशेष तौर पर डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रिन और लेवन पाए जाते हैं। डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रिन एंड लेवन इसमें पाए जाते हैं। यह जो आवरण होता है, मैंने कहा ना कि सुरक्षात्मक आवरण होता है। कैसा आवरण होता है? सुरक्षात्मक आवरण होता है। तो यह हानिकारक जो केमिकल होते हैं, जो जीवाणुओं को हानि पहुंचा सकते हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। एवं प्रतिकूल परिस्थितियां, क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इस आवरण की उपस्थिति के कारण जो परजीवी जीवाणु होते हैं, मैंने पहले कहा परजीवी जीवाणु पाया जाता है, सिर्फ परजीवी जीवाणु। परजीवी जीवाणुओं में जो रोगजनक क्षमता पाई जाती है, यानी जिन्हें रोगजनक जीवाणु कहा जाता है, उनकी यदि ये आवरण नष्ट हो जाए या नष्ट कर दिया जाए तो उनकी रोग उत्पादक क्षमता समाप्त हो जाती है। उनकी रोग उत्पादक क्षमता समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो मुख्य रूप से क्या होता है, फर्स्ट नंबर कैप्सूल। सेकंड जो नंबर आता है उसको सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। तो इसको सेकंड नंबर डाल दें अपन। बेटा नंबर से एकदम क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कहाँ से क्या, बिल्कुल सीक्वेंस से चले अपने। तो क्या कहा जाता है? सेल वॉल। यह जो सेल वॉल बैक्टीरिया की होती है, यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है, जो किसी भी बैक्टीरियल सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है यदि परजीवियों को छोड़ दिया जाए। परजीवी में पहले आपको बता चुका हूँ कि कैप्सूल होता है। तो ये सबसे बाहरी आवरण होता है जो सेलुलोज का बना हुआ रहता है। काय का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। इसमें पॉलीसैकेराइड, अमीनो अम्ल, लिपिड भी पाए जाते हैं। क्या सेलुलोज का बना है, इसमें पॉलीसैकेराइड, लिपिड और अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकेन का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकेन का निर्माण करते हैं। इस पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूकोपेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूकोपेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो मोटाई होती है वो 50 से 100 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। इस लेयर की जो मोटाई होती है वो 50 से 100 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। तो देखें आप, ये लेयर कहाँ पर है? ये ब्लैक और ब्लू कलर के बीच में जो वाइट पोर्शन बचा हुआ मैंने छोड़ दिया है। क्या ये ब्लैक और ब्लू के बीच में जो वाइट पोर्शन छोड़ा हुआ, इसी को क्या नाम दे दिया गया मेरे द्वारा? सेल वॉल नाम दिया गया। ध्यान से सुन लें, यह किसी भी बैक्टीरियल सेल की आउटर लेयर होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसमें सेलुलोज के अलावा पॉलीसैकेराइड, लिपिड, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकेन का निर्माण करते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूकोपेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है। इस लेयर की जो मोटाई होती है वो 50 से 100 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है यहाँ इसका कार्य, जैसे इसका कार्य बताया था, इसका भी कार्य क्या होता है? यह आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यानी कि जो
कोशिका के जो आंतरिक अंग होते हैं उन आंतरिक अंगों को जो सुरक्षा प्रदान करती है वह यही लेयर मुख्य रूप से करती है। तो ये बेटा होता है दूसरी लेयर। तीसरी जो लेयर आती है जिसे शॉर्ट में लिख दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम। पीएम प्रधानमंत्री जी नहीं है, यहाँ है पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिकीय झिल्ली भी कहा जाता है। सुनिए कैसे डेफिनेशन होता है ना कि कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका द्रव्य या ये कोशिका द्रव्य, देखिए पॉइंट पॉइंट रखा हुआ है, ये पॉइंट पॉइंट रखा है, देखो कहीं लिखा होगा, देखो यही लिखा है, बिल्कुल क्रम से लिखा है बेटा मैंने। तो कोशिका भित्ति के नीचे या कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरे हुए एक लिपोप्रोटीन की बनी लेयर पाई जाती है, लिपोप्रोटीन की बनी एक लेयर पाई जाती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। यह जो प्लाज्मा झिल्ली होती है कुछ स्थान पर बैक्टीरिया में, जीवाणु में कुछ स्थान पर कोशिका द्रव्य की ओर यानी अंदर साइड में, कोशिका द्रव्य की ओर यानी कि अंदर साइड में या कोशिका द्रव्य में कुछ उंगली नुमा संरचना बनाती हैं, कुछ उंगली नुमा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोशिका द्रव्य में निकालते हैं। इन उंगली नुमा संरचनाओं को मीजोसोम कहा जाता है। इस उंगली नुमा संरचनाओं को मीजोसोम कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि इस लेयर को, जो ब्लू कलर की लेयर है, इसको मैंने पीएम कहा। मैंने क्या बोल रहा हूँ कि कोशिका द्रव्य में यह प्लाज्मा झिल्ली कुछ उंगली नुमा संरचनाएं बनाता है। इन उंगली नुमा संरचनाओं को ही मीजोसोम कहा जाता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है। ये संरचनाएं यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती हैं। अब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य आपको पता होगा तो बताना ही नहीं होगा। अभी पिछले वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं वहाँ बताऊंगा, वही मीजोसोम ये आ गया। यानी कि स्वाभाविक है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य श्वसन का, तो यह भी मुख्य रूप से श्वसन का कार्य करता है। ठीक है, तो तीसरी लेयर कौन सी बताई, प्लाज्मा झिल्ली। अब कौन सा पार्ट आता है आपका, 4th नंबर का पार्ट आता है। देखें ये कौन से नंबर का पार्ट मैंने बताया, 4th नंबर का पार्ट, जिसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहा जाता है। साधारणतः इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह प्लाज्मा झिल्ली के भराव अंदर, यह प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक रंगहीन पारदर्शी कलरलेस, क्या रंगहीन पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है जिसको कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक कलर के जो मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं, क्या ब्लैक कलर के जो बेटा पॉइंट बनाए हुए हैं, वही कोशिका द्रव्य को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, कोशिका द्रव्य को इंडिकेट कर रहा है। इसमें साल्ट यानी लवण पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है, वॉल्यूटिन कण पाए जाते हैं, वॉल्यूटिन के कण पाए जाते हैं, और को एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, को एंजाइम, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, वॉल्यूटिन के कण, क्या वॉल्यूटिन कण, अमीनो अम्ल और आपके को एंजाइम वगैरह, ये जितने भी मटेरियल लेना चाहें, साल्ट वगैरह, इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा बिखरी हुई अवस्था में इसमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और विशिष्ट प्रकार का, देखिए ये तो डीएनए हो गया, यहाँ ये आरएनए मैंने बोल दिया, और विशिष्ट प्रकार 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितना, 70S प्रकार का इसमें राइबोसोम पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से आपका क्या, कोशिका। अब जो 5वें नंबर का पॉइंट आता है, जिसको आप और हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, तो न्यूक्लियोइड। तो यहाँ क्लियर ये दिखाई दे रहा है आपको 5वें नंबर का पॉइंट। अब ये भाई न्यूक्लियोइड क्या होता है, तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मोनेरा जगत प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। तो उसी समय कैरेक्टर मैंने बताया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक अविकसित कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक अविकसित कोशिका होती है। इस कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी तो इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का या बैक्टीरियल सेल का आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो बैक्टीरियल सेल भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर पढ़ा दूं या बैक्टीरियल सेल की, लेकिन यहाँ बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया चल रहा है। तो ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति के कारण इसका जो आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल होता है वह कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोड या जीनोफर के नाम से जाना जाता है। ऐसा आनुवांशिक पदार्थ जिसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और वह साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में डला हुआ रहता है, उसी को न्यूक्लियोड कहा जाता है या जीनोफर के नाम से जाना जाता है। क्या, न्यूक्लियोड या जीनोफर के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा है आपका 5th नंबर। क्या, अब इसके बाद 6 नंबर पे आता है आपका ये, देखें तो प्लाज्मिड। डीएनए जैसी ही कुछ संरचनाएं बैक्टीरियल सेल में पाई जाती, डीएनए के अतिरिक्त होते हैं, ये विषय ध्यान रखें। डीएनए जैसी ही कुछ संरचनाएं जो सर्कुलर होती हैं, द्विकुंडलित होती हैं। कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, द्विकुंडलित होते हैं, लेकिन ये डीएनए के अतिरिक्त डीएनए है। मुख्य डीएनए के अलावा, या ऐसे बोलते हैं बैक्टीरियल सेल में मुख्य डीएनए के अलावा कुछ अन्य सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। उन्हीं संरचनाओं को प्लाज्मिड कहा जाता है। उन्हीं संरचनाओं को क्या कहा जाता है बेटा, प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। ये प्लाज्मिड जो होते हैं वह आनुवांशिक संवहन व आनुवांशिक पुनर्संयोजन का कार्य करते हैं। क्या, आनुवांशिक संवहन या आनुवांशिक पुनर्संयोजन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ये प्लाज्मिड हेल्प करते हैं। जब ये प्लाज्मिड और मुख्य डीएनए, क्या, प्लाज्मिड और मुख्य डीएनए जब आपस में मिल जाते हैं, प्लाज्मिड और मुख्य डीएनए जब आपस में मिल जाते हैं तो मिलकर बनी संरचना को एपिसोम कहा जाता है। तो विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एपिसोम क्या होता है। तो एपिसोम में क्या बताना है, जब मुख्य डीएनए के अतिरिक्त जो प्लाज्मिड पाया जाता है वह प्लाज्मिड आपस में मिल जाए तो मिलने से बनी संरचना को एपिसोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एपिसोम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कौन सा होता है, 6वां भाग होता है प्लाज्मिड। अब 7 नंबर का भाग मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। देखिए ये क्लियर फ्लैजिला, ये वाला जो भाग है वो कौन सा भाग है, 7 नंबर का। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया जो मोटाइल नेचर के होते हैं, मोटाइल यानी चलने वाले होते हैं, उनमें एक विशिष्ट प्रकार की धागे नुमा संरचना पाई जाती है, थ्रेड लाइक संरचना पाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का मैंने बनाया हुआ है। क्या, इसी को फ्लैजिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लैजिला कहा जाता है। यह फ्लैजिला मुख्य रूप से रहता है जो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। क्या का बना होता है बेटा, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, जो किसी भी बैक्टीरिया में, हर बैक्टीरिया बात है, जो मोटाइल नेचर के होते हैं उन बैक्टीरिया में इनकी संख्या 1 या 1 से अधिक भी हो सकती है। क्या हो सकती है, 1 या 1 से अधिक भी हो सकती है। ध्यान होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको मतलब जब इसका क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का बता के आया था तो फ्लैजिला के आधार पर डिवाइड किया था, यदि ध्यान होगा तो। क्या, तो वो तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपकी जो संरचना है ये क्या है, फ्लैजिला। इसी फ्लैजिला के द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। क्या करते हैं, चलन की क्रिया करते हैं। फ्लैजिला वास्तविक तौर पर के साइटोप्लाज्म में इसके लिए एक संरचना पाई जाती है। साइटोप्लाज्म में इसके लिए एक संरचना पाई जाती है जिसको बेसल बॉडी कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा, बेसल बॉडी कहा जाता है। ये बेसल बॉडी,
बॉडी से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? बेसल आधारीय काय, जिसको हिंदी में कह देते हैं आधारी काय से निकलते हैं। तो ये बेटा क्या आपका काय के बने होते हैं? ये फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन, इसे ध्यान रखें, 1 नंबर पूछा जा सकता है। फ्लैजिला काय के बने होते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। तो ये आपका कौन सा? 7वें नंबर। अब जो 8th नंबर का पॉइंट आता है, जिसको मैंने ये लिखा हुआ देखें, ये इनको पिली कहा जाता है। जो मैंने पूरी बॉडी पर लेयर पर बनाई हुई, देखो ब्लू कलर की बनी हुई है, ये देखिए ब्लू कलर की ये बनी हुई धागे जैसी संरचना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको पिली कहा जाता है। इन्हीं के बीच बीच में कुछ 300 से 400 की संख्या में अन्य संरचनाएं होती हैं, जिनको फिम्बरी भी कहा जाता है। तो पिली संरचना क्या होती है? पिली स्ट्रक्चर क्या होती है? पहले तो ये पिलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पिलिन नामक प्रोटीन की बनी हुई रहती हैं। ये रोमनुमा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और यह लैंगिक प्रजनन के दौरान, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के रूप में जो लैंगिक प्रजनन होता है, उस दौरान बैक्टीरियल सेल्स एक विपरीत स्ट्रेन को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या? ये जो पिली स्ट्रक्चर है, वास्तव में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस दौरान जो इसकी विपरीत स्ट्रेन होगी, क्या विपरीत स्ट्रेन होगी, तो उससे जोड़ने का कार्य करते, इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। तो एक डक्ट बनाते, एक नलिका बनाते, जिसको कॉन्जुगेंट या संयुग्मन नलिका कहते हैं। क्या? कॉन्जुगेंट या संयुग्मन। देखिए, एक साइड के ये और दूसरी साइड विपरीत स्ट्रेन वाले, क्या विपरीत, इससे ध्यान रखना है, विपरीत स्ट्रेन वाले, तो ये पिली इससे बैक्टीरिया से जुड़ेंगे इस प्रकार से। तो एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बन गई। इस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को कॉन्जुगेंट ट्यूब या संयुग्मन नलिका कहा जाता है। तो ये संयुग्मन नलिका को बनाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर और पाई जाती है इस बैक्टीरिया में। 300 से 400 की संख्या होती है, यही मान के चलें, या मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ इंडिकेशन कर देता हूँ इस प्रकार से। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होती, लेकिन टाइट होती है पिली की अपेक्षा। तो इन जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर कहलाती है फिम्बरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फिम्बरी के नाम से। ये बाहरी भित्ति से निकलती हैं। बाह्य भित्ति जो इसकी सबसे बैक्टीरिया की होती है, उससे मुख्य रूप से निकलती हैं। ये जो फिम्बरी की जो स्ट्रक्चर होती है, तो वास्तव में किसी जो मतलब कहा जाए ठोस सतह, क्या ठोस सतह से जोड़ने का कार्य करती हैं, या किसी पोषक कोशिका जो होस्ट सेल होती है, क्या होस्ट सेल होती है, उससे जोड़ने का मुख्य रूप से ये कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपका एक बैक्टीरियल सेल की ये स्ट्रक्चर है। क्या है? बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर है। तो बिल्कुल सिंपल रूप में जो भाग इसमें है, इसके अलावा आप देखते हैं कि ये फ्री राइबोसोम मैंने लिखा है, ये राइबोसोम 70S प्रकार के होंगे। कौन से होंगे? विशेष ध्यान रखना, 70S प्रकार के राइबोसोम होंगे। मैंने यहाँ स्वतंत्र राइबोसोम ये लिखा हुआ है। स्वतंत्र से मतलब है कि जब ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं, तो ये आरएनए के ऊपर जुड़ जाते हैं, आरएनए से जुड़ जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इस प्रकार के मुख्य रूप से क्या कह देते हैं उसको? mRNA। क्या कह देते हैं? उस आरएनए को क्या नाम दिया जाता है? तो ये mRNA। तो ये संयुक्त जुड़े हुए राइबोसोम है, और ये फ्री राइबोसोम है। लेकिन राइबोसोम कौन से होंगे? विशेष तौर पर ध्यान रखें, 70S राइबोसोम पाया जाएगा। मैंने आपको साइटोप्लाज्म पढ़ाया था, बोल रहा था कि कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, वॉल्यूटिन के कण पाए जाते हैं, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। तो मैंने ये देखिए ये बना के लिखा हुआ इंडिकेशन क्या, स्टोरेज है। तो ये स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरियल सेल्स में पढ़नी है। अब जो नेक्स्ट 10 नंबर का जो लेक्चर आएगा, इस 10 नंबर के लेक्चर में मैं आपको साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टर और उनकी स्ट्रक्चर बताऊंगा। क्या? साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टर और स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा।